हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, एनपीए के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सबको वो समझ में आ गया हो। ओके, तो आज हम फाइनेंशियल न्यूज़ का आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। उसका नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ओके, प्रायोरिटी मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट, कोई चीज़ पहले करनी है उसे हम बोलते हैं प्रायोरिटी। सेक्टर मीन्स कोई पर्टिकुलर जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, एजुकेशन, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। ओके, और उनको क्या करना? लेंड करना। लेंड करना मीन्स देना, लोन देना। ओके, और ये जो नॉर्म्स है वो किसके लिए है? इन बैंकिंग जो बैंकिंग है जितने भी, उनको ये जो है इसे फॉलो करना पड़ता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बेसिक देखेंगे, इसको क्यों लाया गया था, क्या नेसेसिटी थी, और ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सो सबसे पहले तो हम बेसिक शुरू करते हैं। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर बैंक है एसबीआई। ओके, और उसके पास दो लोग आए लोन के लिए, एक फार्मर है और एक है बिजनेसमैन। अब आप मुझे बताइए, जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो प्रायोरिटी किसको देंगी? अगर उन पे छोड़ दी जाए ये बात, तो क्या वो फार्मर को लोन देना पसंद करेंगे या बिजनेसमैन को? बट ऑब्वियस है कि वो किसको लोन देना पसंद करेंगे? बिजनेसमैन को। क्यों? क्योंकि उससे उनको प्रॉफिट मिलेगा, उससे उनका इनकम जनरेट होगा, उससे उनका बैंक को और ज़्यादा पैसे मिल पाएंगे। तो वो क्या करेंगे? बिजनेसमैन को देंगे। और हमेशा ऐसे होते रहा तो कभी फार्मर्स और जो भी ऐसे सेक्टर्स है जिनको लोन नहीं मिल पाता, उनको कभी लोन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कुछ ऐसे नॉर्म्स निकाले गए। आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का इन्वेंशन किया, उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टार्ट किया। ओके, तो जो बैंक्स होते हैं, भले वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वो जो इंडिया का डेवलपमेंट है उसके बारे में नहीं सोचेंगे। और इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो सकता है? जब हम जो लो ग्रेड के मीन्स जो फार्मर्स और जो बहुत कम इनकम वाले, उनको उनका अगर डेवलपमेंट होगा, तो इन शॉर्ट किसका डेवलपमेंट होगा? इंडिया का डेवलपमेंट होगा। तो उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का शुरू किया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्यों लाया गया। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ताकि जो प्रायोरिटी सेक्टर में जो भी आते हैं उनको लोन दिया जाए। ओके, और ओके, अभी इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एग्जैक्टली होता क्या है वो हम पढ़ लेते। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग or PSL, it is popular called as a way to provide higher priority to certain economic sectors in a country. Okay, ये क्या करती है? ये जो सेक्टर है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती है किसको? कुछ सर्टेन इकोनॉमिक सेक्टर्स को जो हमारे कंट्री में। द एम इज़ टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल credit to those sectors and segments for whom it is difficult to get credit. ये क्यों लाया गया? आपको आया समझ में? इंस्टीट्यूशन क्रेडिट, उनको ऐसे पैसे देने के लिए, ऐसे सेक्टर को जिनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्रेडिट लेना। कोई भी पर्टिकुलर बैंक है वो ऐसे किसी पर्सन को लोन नहीं देंगे जिनके पास खुद के पास पैसे नहीं और जो रिस्क में है, क्योंकि वो एनपीए में जा सकता है। ओके, हमने जो लास्ट में पढ़ा था, इसीलिए ये पब्लिक सेक्टर लेंडिंग स्टार्ट की है। ओके, public sector PSL, that is public sector lending, comes under selective credit control of qualitative tools of monetary ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इसको कौन कंट्रोल करता है? ये एक टूल है किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ओके, और ये मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, इकोनॉमी कंट्रोल करने के लिए तो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टार्ट किया था। तो वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए और क्रेडिट देने के लिए कुछ टूल्स को, तो उन्होंने क्या किया है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टार्ट की। आरबीआई रिसेंटली चेंज द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। अभी रिसेंटली 2018 में इसके कुछ नॉर्म्स चेंज हुए। क्या चेंज है वो भी हम देख लेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ द एग्जाम्स कमिंग। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? What is priority sector lending? Priority sector means those sectors which the government of India and Reserve Bank of India consider as important for the development of the basic needs of the country. Okay, priority sector lending क्या होता है? एक जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोर्टेंस दी है। क्यों? क्योंकि अगर उन सेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा तो ही किसका डेवलपमेंट हो पाएगा? हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा। आर टू गिवन प्रायोरिटी ओवर
अदर सेक्टर्स, जो बाकी के जो सेक्टर्स है उनसे इन जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर जो भी आते हैं आगे हम देखेंगे उनको क्या दी गई, प्रायोरिटी दी गई है। ओके, lending by a commercial bank for a certain sectors which are identified as priority sector। ओके, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर माना गया है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट रोल given by Reserve Bank of India to all scheduled banks for providing a specific portion of the bank to few critical sectors like agriculture and allied activities। Allied means दूसरे activities, MSME, micro, small and medium enterprise, poor people of housing, student for education and other low income। The overall objective of priority sector lending program is to ensure that adequate institutional credit flows into some of the vulnerable sectors of the country। मेन इसका पर्पस क्या है, कुछ ऐसे सेक्टर्स के पास पैसे जाने चाहिए जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको ऑब्वियसली कौन लोन प्रोवाइड करेगा, बैंक ही प्रोवाइड करेगी, इसीलिए ऐसे नॉर्म्स निकाले गए। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट लाइन। इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द अदर बैंक्स प्रोवाइड अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द कंट्री लेंडिंग ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक। अभी प्रायोरिटी सेक्टर्स में कौन कौन आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये आप सबको पता होगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट, व्हाट इज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट, जैसे जैसे मैं एक पर्टिकुलर पर्सन हूँ, मुझे कुछ तो भी इंडिया में बनाना है और फिर मैं उसे बना के हम क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो उससे जो इनकम जनरेट होगा उस सेक्टर पे कोई ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए उन्होंने इसको भी क्या किया है, प्रायोरिटी दी है। जो भी पर्टिकुलर पर्सन है अगर उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए लोन चाहिए जो वो एक्सपोर्ट करने वाला है तो उसे लोन दिया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे। ओके, और एजुकेशन आपको पता है, हाउसिंग भी आपको पता है। अभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, जितने भी रूरल एरियाज़ में सैनिटेशन का काम होता है, वाटर, टैप वाटर लगाना और जितने भी स्कूल वगैरह बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है रूरल एरियाज़ में, तो उसे हम बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन उसके लिए लोन ले रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन ले रहा है तो उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या, जैसे मैं खुद के लिए, मुझे मेरे घर पे सोलार पैनल्स एंड ऑल, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें कर रही हूँ जिससे पोल्यूशन नहीं हो रहा है, अच्छी चीज़ें लाइक बोलते हैं जो पोल्यूशन को हार्म नहीं करने वाले, तो उसे भी प्रायोरिटी दी जा रही है। ओके, तो वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। और अदर्स में आते हैं सब वीकर सेक्शन, जो भी स्मॉल आर्टिस्ट होते हैं जिनके पास जिनको और उनका एंटरप्रेन्योरशिप जो उन्होंने स्टार्ट किया उसे और बढ़ावा चाहिए, तो उससे वो सब आते हैं इसमें अदर्स में, वीकर सेक्शंस वाले। ओके, अभी इनको हर एक बैंक को है ना पर्टिकुलर कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं कि इतना परसेंट उनको देना ही पड़ता है, तो वो हम देखेंगे कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स, ये करने से पहले हम कुछ परसेंटेज देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपको समझ में आ गई ये क्यों इन्वेंट की गई थी, ताकि कुछ ऐसे सेक्टर्स पीछे ना रह जाएं जिससे डेवलपमेंट ना हो पाए उनका और इंडिया का भी, इसीलिए उन्हें प्रायोरिटी दी गई। तो ये 8 पब्लिक सेक्टर्स आते हैं जो हमने देखे, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट। अभी इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, जैसे एग्रीकल्चर है उसे 18% प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे एक पर्टिकुलर बैंक है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे एक बैंक है SBI, उनका है ना ANBC, अब ये क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब ये क्या होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, साल भर में जितना भी वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है ये जो बैंक है, उसको उस बैंक का क्या बोला जाएगा, ANBC। इसका एक फॉर्मूला होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, वो फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखिए। इसका मीनिंग क्या होता है कि एक साल में जितना भी जो बैंक है वो लोन बांटने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ओके, अभी जैसे हम उसका 100 कोई पर्टिकुलर जो भी अमाउंट होगी उसकी 1 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, जितनी भी, उसका जितना भी 40% जो भी होगा, अब जितना भी ANBC कोई पर्टिकुलर बैंक के पास है, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया SBI, तो उसका जो 40% होगा वो किस में स्पेंड करने वाली है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। और ये फिक्स्ड है कि उन्हें 40% ANBC का उसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और ये किसके अंडर आता है, सब RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके
अंडर ये सब देखती है, निगरानी रखती है कि ये बैंक्स जो है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अभी ये जो 40% है, 40% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग सेक्टर में, जो हमने देखे 8 सेक्टर्स देखे, उनमें सबको मिला के 40% इनको देना पड़ता है पूरा लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेने को। अब उसमें से एग्रीकल्चर जो होता है उसका होता है 18%। कितना होता है? 18%। एग्रीकल्चर को कितना परसेंट लोन दिया जाता है? 18% आउट ऑफ 40%। ओके, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स एन मेन ऑक्यूपेशन इन अ कंट्री। ओके, सो इसका डेवलपमेंट होगा तभी हमारे इंडिया का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसे 18% का दिया गया। अभी 18% में भी और डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। कैसे? जैसे अलग अलग टाइप के फार्मर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास इतनी ज़मीन नहीं होती। तो जो कम ज़मीन वाले, जैसे ओके, जैसे स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, दो टाइप के फार्मर्स होते हैं। स्मॉल फार्मर्स को कौन होते हैं? जिनकी पास 1 हेक्टर टू 2 हेक्टर की लैंड होती है, उसे हम बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स। और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स जिनके पास 1 हेक्टर या 1 हेक्टर से कम ज़मीन होती है, तो उसे हम बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। ओके, अंडरस्टूड। अभी ये जो स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर है उनको 8% दिया जाता है, ये 18% में से डिस्ट्रीब्यूशन। और बाकी जो 10% है वो जो भी जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, बिग फार्मर्स है, उनको दिया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। 40% में से एग्रीकल्चर को कितना दिया जाता है? 18%। और 18% का भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है? स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स एंड बिग फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, जैसे फार्मर्स जिनके पास कम ज़मीन होती है, कम उनकी खेती हो रही, तो उनको 8% देना ही पड़ेगा आपको लोन बैंकों को। और 10% जो है वो आप बिग फार्मर्स को दे सकते हो। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इसके तरफ, MSME। अभी ये जो परसेंटेज है ना, ये आपको पेपर में एज इट इज़ पूछे जाते हैं, आपको वैसे ही लर्न करने पड़ेंगे। ये जितने भी 8 पब्लिक सेक्टर लेंडिंग है वो आपके सबको नाम लर्न करने पड़ेंगे, 8 के नाम। और प्लस आपको रेट जितना है, जैसे मैंने बताया आपको एग्रीकल्चर में 18%, तो वो पेपर में पूछा गया है पहले भी और आ भी सकता है, तो आप पढ़ के जाइए। ओके, और MSME जो है उसको कितना दिया जाता है? 7.5% ऑफ लोन आउट ऑफ 40% जो मैंने आपको बताया, उसमें से 18 एग्रीकल्चर को, 7.5% जो है वो किसको? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को दिया जाता है। ओके, और जो अदर कैटेगरी में जो मैंने आपको बताया था, वीकर सेक्शंस आते हैं, स्मॉल आर्टिस्ट आते हैं, उनको आप बैंक को जो कितना परसेंट देना पड़ेगा? 10% उनको फिक्स देना ही पड़ता है। ओके, और जो बचा हुआ है मीन्स 10% अदर्स का हो गया, 18% एग्रीकल्चर का हो गया, और 7.5%। अब इसमें से जितने भी -40 कर लो आप, जितना भी बचता है वो जो बचे हुए सेक्टर्स, एजुकेशन, हाउसिंग, एक्सपोर्ट क्रेडिट और रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब में जाता है। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। ओके, अभी और एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो वो हम देखेंगे। पहले तो RBI ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं इनके लिए कि इन्हें कैसे ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो रूल 1, पहला रूल जो है वो क्या है? रूल 1, इट इज़ फॉर डोमेस्टिक, कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक। और वो भी, ये सिर्फ जो पहला रूल है वो सिर्फ किसके लिए है? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स मतलब क्या? जो इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर सब आते हैं इसमें। एंड फॉरेन बैंक्स। ओके, और कौन से बैंक्स? फॉरेन बैंक्स। और ऐसे फॉरेन बैंक जिनका 20 एंड मोर देन, मतलब 20 उनके ब्रांचेस हैं और मोर देन मीन्स फॉरेन बैंक हमारे इंडिया में बहुत सारे, लेकिन उनके ब्रांचेस कम ज़्यादा होते। तो ये जो पहला रूल है वो क्या किसका है? ये फॉरेन बैंक्स जिनके ऐसे ब्रांचेस जिनके 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेस है, उनके लिए ये रूल है। अभी ये जो रूल है ना वो 2015 में फॉलो होता था। अभी ये मैं क्यों लिंक कर रही हूँ वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि 2018 में कुछ चेंजेस हुए थे, वो बहुत ज़रूरी है, पेपर में वो पूछते हैं इसीलिए। तो ये रूल्स जो है ये 2015 की बात चल रही है। ओके, अभी आपको रूल 1 समझ में आया, जो किसके लिए? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक के लिए, वो भी ऐसे फॉरेन बैंक और जो 20 से ज़्यादा ब्रांचेस है। और इसमें RRBs नहीं आते, रीजनल रूरल बैंक के कुछ अलग नॉर्म्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखिए।
ओके तो ये जितने भी ये जो मैंने आपको बताया ANBC के अंडर 18% और ये सब जितने भी थे वो कौन से रूल 1 जो मैंने आपको बताया डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, और ये सब किसके, ये जो परसेंटेज थे ये किसके लिए थे, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स के लिए थे। ओके 18% किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, 7.5% MSME और 10% जो है वो अदर्स, और जो बचे हुए वो ये सब किसके लिए था, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स के लिए 2015 में। ओके और फिर आया रूल, फिर आपको बताती हूँ मैं अब रूल 2 क्या है, फॉर फॉरेन बैंक्स हुज लेस देन 20 ब्रांचेस। अब ये जो रूल है किसके लिए, ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनके जो ब्रांचेस है दैट इज़ लेस देन 20, वो क्या है लेस देन 20, तो उनके लिए ANBC का सिर्फ उन्हें कितना करना पड़ता था स्पेंड, 32%। आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 रूल, 2015 तक क्या चलते आ रहा था। ओके और ओके ANBC फॉरेन बैंक्स, ऐसे फॉरेन बैंक जो 20 से ज़्यादा है या 20 है उनको 40% स्पेंड करना है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, और ऐसे फॉरेन बैंक्स जो 20 से कम है उनको कितना स्पेंड करना है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, 32% में। ओके आगे आपको समझ में। ओके अभी जब ये रूल जब था तो उसको चेंजेस क्यों करने पड़े वो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। मतलब बैंक्स जो थे वो क्या करते थे, फॉरेन बैंक्स अगर उनके 20 ब्रांचेस खोलते ही नहीं थे, वो 19 ब्रांचेस खोल देते और वहाँ पे वहाँ पे रुक जाते थे। क्यों, क्योंकि उन्हें 40% ना देना पड़े प्रायोरिटी। अभी फॉरेन बैंक्स जो है वो अपने जो ब्रांचेस है वो दूसरे कंट्रीज़ में क्यों खुलते, खुद के प्रॉफिट के लिए, उनको कोई लेना देना नहीं है कि वो पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए वो क्या करते थे कि हमें 40% ना देना पड़े, इसलिए सिर्फ 19 ब्रांचेस खोलते थे और 32% देते थे किसको, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को। तो RBI को ये चीज़ समझ में आई, तो RBI ने कुछ चेंजेस लाए। RBI ने क्या लाए, कुछ चेंजेस लाए, और उन्हें क्या बोला कि 2015 to 16 में उन्होंने क्या किया, उनके जो क्या बोलते हैं उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो 40% देना पड़ रहा है उसे बढ़ाते गए। वो जैसे 2015 to 16 तक कितना था, 32%। फिर उन्होंने क्या किया, 2016 to 2017 कर दिया 34%। मीन्स उन्होंने ऐसे कुछ नॉर्म्स लगा दिए, अगर आप इस साल में खोल रहे हो तो 32%, 2016-17 में 34% उसे और बढ़ा दिया, फिर 17 और 18 में हो गया 36%। ओके और 18 और 19 में हो गया कितना, 38%। अभी ये इतना डिटेल में मैं क्यों बता रही, क्योंकि पेपर में एज इट इज़ यही पूछा जाता है कि जब पहले उस टाइम पे इतना 2018 और 19 में फॉरेन बैंक्स का कितना रेट हुआ करता था, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ। और अभी जो 2019 और 20 का है वो कितना हो गया है 40%। मीन्स अभी फॉरेन बैंक्स उनकी एक ब्रांच हो, 2 ब्रांच हो या कितने भी ब्रांचेस हो, सबको PSL में कितना देना पड़ेगा, 40% देना ही पड़ेगा उनके ANBC का। व्हाट इज़ ANBC, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट इट डाउन, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी पेपर में पूछा गया है बहुत बार। ओके आई होप सो आपको समझ में आ गया है। अभी रूल्स जो थे उसमें और एक रूल रह गया है, वो क्या, फॉर RRBs। अब जो RRB जो मैंने आपको नहीं बताया था पहले, रीजनल रूरल बैंक्स, और जो स्मॉल बैंक्स होते हैं उनको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनको उनके ANBC का 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके और इसमें प्राइवेट बैंक्स नहीं आती, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स लेंड नहीं करते मनी, तो उनका आने का सवाल ही नहीं है। ओके जो 40% कौन इन्वेस्ट करता है, जो भी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स होते हैं और जो फॉरेन बैंक्स होते हैं। 2019-20 से 40% फॉरेन बैंक भी करने लगे, भले ही कितने भी उनके ब्रांचेस हो। ओके और नेक्स्ट रूल क्या है, RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है, स्मॉल बैंक जो है वो कितना इन्वेस्ट करते हैं PSL में, 75%। ओके उनके ANBC का। आई होप सो इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके अभी हम जा सकते हैं इसके तरफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। अभी सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, ओके तो हम पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ये। ओके priority sector certificates are an alternative mechanism to achieve the priority sector lending norms. ओके इट्स एन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, अल्टरनेटिव मतलब एक दूसरा तरीका, मतलब अभी जैसे एग्जांपल से मैं बताती हूँ, अगर आप हम ये पढ़ते बैठेंगे शायद ही आपको कुछ समझ में आएगा, सो मैं आपको बेसिक ही बता देती हूँ इसका, फिर आप ये सब खुद से पढ़ सकते हो। ओके
ओके, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। ओके, PSLC मीन्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। ये क्या होते हैं? अब जैसे कोई पर्टिकुलर बैंक है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ओके, जैसे कोई पर्टिकुलर बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसके 15 ब्रांचेस हैं और ये सब जो है वो मेट्रो सिटीज़ में है। कहाँ पे? ये मेट्रो सिटीज़ में। सो वो एग्रीकल्चर को जो 18% उनको देना है उनके ANBC में से, वो उनका जो टारगेट है वो नहीं कर पाए। ओके, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होता है, बैंक्स जो होते हैं उनका जो टारगेट उनको दिया जाता है कि उनको 40% देना है, 18% उसमें से 18% एग्रीकल्चर, उनका जो ये टारगेट होता है ये अचीव नहीं हो पाता। तो इसे ये जब अचीव नहीं होता तब क्या करते? तो 2016 में रघुराम राजन, ये हमारे क्या थे? फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये PSLCs। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2016 में PSLC डिस्कवर हुआ था और ये किसने डिस्कवर किया था? रघुराम राजन ने। ओके, और क्यों डिस्कवर किया था? क्योंकि कुछ ऐसे टारगेट्स थे जो बैंक उनके कंप्लीट अचीव नहीं कर पाते थे, इसीलिए ये PSLC का स्टार्ट किया गया। ओके, अभी देखते हैं। अब जैसे कोई पर्टिकुलर बैंक मैंने ली, XYZ बैंक, वो उन्होंने क्या किया? उनका एग्रीकल्चर में उनको देना था 18%, तो उन्होंने सिर्फ कितना परसेंट दिया? 15% दिया, और जो 3% है वो रह गया है, इट इज़ लेफ्ट। ओके, तो वो क्या करेंगे? जाएंगे SBI के पास। अभी ये जो SBI बैंक है, इन्होंने क्या किया है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में दे दिया है 43%। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कितना टारगेट है? 40% मिनिमम है, हम उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। जैसे अब ये पर्टिकुलर बैंक SBI, उन्होंने 43% दे दिए और ये नहीं दे पाए, तो ये क्या करेंगे? SBI वाले एक सर्टिफिकेट बनाएंगे। ओके, वो क्या बनाएंगे? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट बनाएंगे। ओके, और ये क्या करेंगे? इनको बेच देंगे। किसको बेच देंगे? ये जो XYZ है जिनका टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और कोई भी और रीज़न है। तो ये क्या करेंगे? ये जो सर्टिफिकेट है ये किसको दे देंगे? XYZ बैंक को बेच देंगे। ओके, आगे आपको समझ में PSLE क्या होता है। अभी PSLE में अलग अलग टाइप्स होते हैं। PSLE एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट होता है। PSLE जो मार्जिनलाइज फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स जो मैंने आपको बताया था वो होता है इसमें। PSLE माइक्रो एंटरप्राइज होता है। अब ये सब अलग अलग क्यों है? क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर बैंक है, उन्होंने एग्रीकल्चर का अचीव नहीं किया है, तो वो कौन सा सर्टिफिकेट बनाएंगे? PSLE एग्रीकल्चर वाला सर्टिफिकेट। अगर उन्होंने मार्जिनलाइज फार्मर्स का मैंने आपको बताया था, उनको 8% देना पड़ता है आउट ऑफ 18%। तो अगर उनमें उन्होंने 5% दिया है, कम हो गया है, 3% और देना है, तो वो क्या करेंगे? जो दूसरे बैंक होंगे उससे क्या करेंगे? वो जो सर्टिफिकेट है वो खरीद लेंगे। ओके, और उनका टारगेट अचीव हो जाएगा और उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। जो दूसरी बैंक है SBI और जो मैंने एग्जांपल लिया था XYZ, उन्हें भी उनका टारगेट अचीव हो जाएगा। और इसमें PSLE जनरल आता है। जनरल में जितने भी, जैसे 40% अगर कोई पर्टिकुलर बैंक है वो अचीव नहीं कर पाए, तो वो कौन सा सर्टिफिकेट लेंगे? PSLC जनरल वाला सर्टिफिकेट लेंगे कोई और पर्टिकुलर बैंक से। आई होप आपको समझ में आ गया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आपको पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, अभी आपको क्लियर हो गया है PSLE सर्टिफिकेट क्या होता है। तो हम इसका जो थ्योरी है वो देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ओके, कहाँ थे हम? हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स। ओके, alternative mechanism to achieve a channel for banks to purchase these certificates in an event to shortfall to achieve priority sector targets and sub targets। उनके जितने टारगेट, मतलब जो 40% टारगेट, सब टारगेट्स में जो एग्रीकल्चर, MSME और जो भी उसके अंडर जो पर्टिकुलर फिक्स टारगेट्स बने वो नहीं हो पाए, तो वो सब सब टारगेट्स में आते हैं। तो क्या करना चाहिए इसमें बताए? दे ऑल incentivize surplus banks to sell their excess achievement and encourage banks to lend more। वो जो दूसरे बैंक है उनको encourage करते हैं ताकि वो और ज़्यादा lend कर सके वो पर्टिकुलर कैटेगरीज को। ओके, अंडर दिस मैकेनिज्म द बैंक्स with surplus sell fulfillment of priority sector obligation and the buyer bank buy the obligation with no transfer or risk of loan assets। तो उनका लोन एसेट, मतलब जो उनका टारगेट है वो अचीव नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो जो पर्टिकुलर बैंक है उससे खरीद लेंगे वो सर्टिफिकेट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट।
प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। अब इसके कुछ नॉर्म्स है, ये कब इन्वेंट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ओके, ये सब इसमें दिया गया है। ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवाइज इज गाइडलाइन, उन्होंने आपके जो गाइडलाइंस है उनको रिवाइज किया है, वापस से चेंजेस किए फॉर प्रायोरिटी सेक्टर एलिजिबिलिटी एंड क्लासिफिकेशन नॉर्म्स फॉलोइंग एन अनाउंसमेंट इन सेकेंड बाय मंथली पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होती है उनकी, हमेशा बैठक होती रहती, बाय मंथली होती है ये। तो जब कब किया उन्होंने स्टार्ट, 6 जून 2018 आर द हाईलाइट्स ऑफ द रिविजन मेड बाय द RBI इन द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इन्होंने इनके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस लाए, और वो क्या चेंजेस है वो सब इसमें दिए गए हैं। ये देखिए, RBI नोटिफिकेशन सेड, ये सब आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इट्स इन वेरी लाइक बोलते हैं ना, इजी लैंग्वेज में दिया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सिर्फ आप पढ़ लेना 2018 में क्या नॉर्म्स आए थे और क्या चेंजेस थे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, नॉल ये सब। ओके, नाउ दिस ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था आपको, वही इसमें दिया गया है। डोमेस्टिकल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग, इसमें रूरल बैंक्स नहीं आते, और ऐसे फॉरेन बैंक जो 20 ब्रांचेस एंड अबोव थे। ओके, ये देखो, उनमें 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इतना था, और बाद में चेंजेस होके भी इसमें 40% ही थी। ओके, और एग्रीकल्चर को कितना परसेंट दिया जाता है, 18%। ओके, अभी ये जो डिवीजन जो मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक एंड शेड्यूल बैंक्स में होते हैं, ये सब फॉरेन बैंक्स में नहीं करते। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि 18% आपको एग्रीकल्चर में देना है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। जो फॉरेन बैंक्स है वो एजुकेशन में पर्टिकुलर, वो किसी भी सेक्टर को दे सकते हैं, लेकिन वो 40% होना चाहिए। उनके लिए मार्जिनलाइज नहीं रखा है कि उनको 18%, 7.5% MSM, ये सिर्फ किसके लिए, डोमेस्टिक जो हमारे इंडिया में जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके लिए है। ओके, ये देखिए, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए कितना, ये आपको एज इट इज़ पेपर में पूछा जाता है कि ये 7.5% ऑफ ANBC माइक्रो एंटरप्राइज देता है, मीन्स MSME। और रिन्यूएबल एनर्जी, ये देखो, उनको मैक्सिमम जो लोन है वो कितना दिया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी को, 150 मिलियन। हाउ मच, 150 मिलियन। ओके, 150 मिलियन किसको दिया जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी को। ओके, अभी हम देखते हैं एडवांस ऑफ व्हीकल, अभी एजुकेशन वाला। ओके, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसे एजुकेशन में क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो वो मिनिमम कितना ले सकता है, 1 मिलियन, दैट इज़ 10 लाख मिनिमम। अगर वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए, अगर उसे फॉरेन में पढ़ने के लिए जाना है तो वो कितना ले सकते हैं, उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट होता है। लाइक अगर 10 लाख है तो वो 20 लाख जो अमाउंट है वो देते हैं फॉरेन बैंक में पढ़ने के लिए जाने के लिए। अगर उनको इंडिया में ही पढ़ना है तो वो कितना होता है, 10 लाख। ओके, और ये सब रिन्यूएबल एनर्जी 150 मिलियन मैक्सिमम लोन्स, और एजुकेशन में कितना दिया जाता है, 1 मिलियन 10 लाख इन डोमेस्टिक, अगर यहाँ पे इंडिया में पढ़ाई करनी तो। ओके, और एडवांसेस ऑफ वीकर सेक्शन जो मैंने आपको बताया 10%। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। प्लीज़ गो थ्रू विद दिस PDF, इट्स अ वेरी वेरी नाइस PDF, मैंने बहुत मेहनत से बनाई आप लोगों के लिए। आई होप आप सब लोग ये पढ़ोगे। ओके, थैंक यू।